स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। कल हमारा वीडियो नहीं आया था और उसके कारण मैंने आपको डाल दिया था, मैं बीमार था, इस वीडियो था वो कल नहीं आया है। तो आज हम इस सीरीज़ को वापस कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 87 वीडियो हम देखेंगे और ये 5/11/2018 का थर्ड शिफ्ट का वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यार छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखकर चले जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को तो रेलवे संबंधित सारे अपडेट और सारी आपको जो एजुकेशनल जानकारी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम टिप्स सारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है कि कार्य तब ही हो सकता है जब क्या हो हमारे पास, यानी कार्य करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है। तो कार्य करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एनर्जी। अगर ऊर्जा नहीं है तो हम कार्य कर ही नहीं सकते, ठीक है। यानी कि जो आपके कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसे बोलते हैं आपके ऊर्जा, एनर्जी। यानी कि कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, इट इज़ कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो किया गया कार्य कितना होगा। अब हम जानते हैं कार्य जो होता है W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, ठीक है। एफ एस कोस थीटा होता है। अब देखिए कोस थीटा का मान आपको दे रखा है कि कोस थीटा का मान अगर 90 है तो आप जानते हैं कोस 90 बराबर होता है 0, इसलिए ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण है तो किया गया कार्य क्या होगा, 0। यानी कि बल इधर लग रहा है और आपका विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो किया गया कार्य होगा 0। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को दोगुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए एक 10 ओम का प्रतिरोध है और इसको दोगुना कर दिया। दोगुना का मतलब इसकी जो विड्थ है, मतलब इसकी मोटाई, उसको दोगुना कर दिया। ध्यान रखना लंबाई यहाँ पे प्रश्न नहीं बोला कि लंबाई को दोगुना किया गया है, ठीक है। यानी क्या कर दिया, जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था उसको दोगुना कर दिया 2a। और आपको एक भी ध्यान रखनी है कि अगर इसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया को दोगुना कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लेंथ है वो आपकी आधी हो जाती है, ठीक है। ये हम आपको पहले न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको कराए थे साइंस के, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए आपका प्रतिरोध का सूत्र होता है R समानुपाती L/A, ठीक है। अब देखिए लगाइए R समानुपाती L क्या हो जाएगा L/2, ठीक है। और यहाँ पर A का मान हो जाएगा 2a, है ना। तो इसका मतलब है कि जो R है वो पहले का L/A का 1/4 हो जाएगा। देखिए 1/4 यानी कि पहले का जितना भी था उसका 1/4, यानी 10 तो पहले था, 10 में 4 का भाग लगाएंगे, ये आ जाएगा 2.5 ओम, ठीक है। 2.5 ओम है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा वानस्पतिक जनन का नहीं है। तो देखिए मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने आपको अलैंगिक जनन करवाए थे, है ना, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें मैंने आपको 6-7 विधियाँ बताई थी, है ना। आपके फ्रेगमेंटेशन है, बाइखंडन है ना, बाइनरी फ्यूजन है, ये आपको बताया था, द्विखंडन, बहुखंडन, ठीक है। आपका विखंडन, ये आपको बताया था, हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है। तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका वानस्पतिक जनन का हिस्सा नहीं है। मतलब जो हमने जनन होता था ना तो किस भाग के माध्यम से जनन नहीं होता है। तो आपने देखा होगा पत्ते की मदद से भी यहाँ पर हो जाता था, ठीक है। पत्ते की मदद से भी यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ आपके पेड़ पौधे थे जिनकी पत्तियों से आपका प्रजनन होता था। जड़ तो आपको होता, जड़ों से तो हो ही जाता है, जैसे केला वगैरह है, केला होता है उसकी जड़ी होती है, गन्ना है उसकी जड़ होती है, तना स्टेम में आपको पता ही है, स्टेम जो होता है आपके हाइड्रा में, स्टेम से एक नई कली निकलती है और उससे आपका नया जीव बनता है। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा फूल से कोई नया जीव बनता हो, फ्लावर से कोई नया जीव नहीं बनता था। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि फूल से, फ्लावर से आप किसी भी प्रकार से कोई भी नया जीव नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट के द्वारा ली जाती है, ठीक है। यानी कि एक बल्ब का फिलामेंट है जो 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए लेता है, ठीक है। इस सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करो। देखो हम जानते हैं, हमने विद्युत धारा की मैंने आपको पहले बताया था कि जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा वो होती है I बराबर Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q, अब देखिए हमको मान निकालना है Q का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT, ठीक है। अब I का मान हमारे पास है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है और T का मान है देखो 10 मिनट, लेकिन ध्यान रखना मिनट हमेशा आपको सेकंड में लेने हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो इसको हम गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 300 कूलाम, ठीक है, 300 C, ठीक है, ओके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो आपका गलत है। पहला कथन है कि आपका जो जाइलम ऊतक होता है वो 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। आपके जो जाइलम होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, फ्लोएम की जो डेड कोशिकाएं होती है, फ्लोएम की जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको साथी कोशिकाएं कहते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो फ्लोएम होती है ना, उसकी जो पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं उनको हम साथी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, कोसेल उनको कहते हैं, ठीक है। जो आपके जो उनको साथी कोशिका या कैंपियन सेल उनको बोलते हैं, जो आपके पैरेनकाइमा होती है यानी कि मृदुतक उनको बोलते हैं, मृत कोशिकाओं को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। द्रव्यमान देखना है तो ये तो आपके एटम दे रखे हैं, यहाँ ग्राम में दे रखा है, यहाँ मोल में दे रखा है। तो देखिए यहाँ तो ग्राम दे रखा है 1 ग्राम, ठीक है, और दूसरे का हम निकालते हैं NH3 के 0.3 मोल, तो इसको हम बाहर में कन्वर्ट कर सकते हैं, द्रव्यमान बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए NH3 यानी कि नाइट्रोजन का होता है 14, पहले तो NH3 का अणु बाहर निकाल लेते हैं, प्लस 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का होता है 3, यानी कि आपके एक जो नाइट्रोजन होता है एक अणु उसका होता है 17 ग्राम, ठीक है। अब आपको दे रखा है 0.3, तो 0.3 तो आपका ये 14 और 3 17, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51, यानी कि आपके 5, ठीक है, 5.1 के समथिंग है आपका जो इसका 3 मोल है उसका आपके निकल के आएगा। तो इसलिए जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। अब देखिए वैसे तो आपका महर्षि कणाद था, उसने आपके परमाणु के बारे में ये बताया था कि परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण होता है, ठीक है, ये आपके कणाद ने बता दिया था, लेकिन उसने द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन इसके बाद आया था, आपको पता होगा, डाल्टन, और डाल्टन ने आपके बताया था कि जो आपका परमाणु होता है उसमें एक द्रव्यमान पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है। मतलब हम भोजन करते हैं और हम हवा भी लेते हैं। आपका मुंह जो होता है ना, देखिए मुंह जो होता है, हम मुंह से हवा भी ले सकते हैं और मुंह से हम भोजन भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा मार्ग है, मतलब आपके शरीर में एक ऐसा अंग पाया जाता है जो कॉमन होता है दोनों में, यानी कि वो आपके पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपका श्वसन तंत्र, दोनों का एक कॉमन भाग होता है, ठीक है। तो वो आपका जो भाग होता है उसको बोलते हैं आपके ग्रसनी। अब देखिए ग्रसनी क्या होती है, इसको आपके एपिग्लोटिस भी बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपके अलग अलग भाग होता है। तो ये क्या करता है, इसका जो काम होता है वो होता है भोजन को भोजन नली में पहुंचाना, यानी कि हमने जो भोजन किया है, जो डाइजेशन किया है, उसको आपके भोजन नली में पहुंचाना या ग्रास नली में पहुंचाना, है ना। लेकिन आप इसके अलावा साथ में आपने श्वास जो लिया है उसको श्वास नली में पहुंचाना, ठीक है, यानी कि आपका जो श्वास आपने लिया है, ठीक है, उसको आपके श्वास नली में पहुंचाना, ये इसका काम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन विस्तृत नहीं होता। विस्तृत का मतलब होता है कि फैलना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर हम किसी चीज़ को, जैसे हमने कोई परफ्यूम लगा रखा है तो वो फैल कर दूसरी जगह फैल जाता है, ऑटोमेटिकली उसकी जो गंध है वो फैल के जाती है। तो फैलने का मतलब आपको पता है, तो यहाँ पर देखना है कौन सा नहीं फैलता, कौन सा विस्तृत नहीं होता। तो देखिए अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो आपको पता है पूरे कमरे में उसकी खुशबू है वो आ जाती है, पहला सही है। दूसरा, इत्र की वाष्प, अगर हम कोई परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी जो वाष्प है वो भी उड़कर चली जाएगी। धुआं, आपको पता है धुआं अगर हम यहाँ धुआं करेंगे तो वो दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेथी का जो पाउडर है वो अगर एक जगह रखा है तो अपने आप उड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि आपका जो मेथी का पाउडर है उसमें विसरण नहीं होगा। मेनली आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो नहीं पाई जाती है, स्प्रेड होने की या विस्तृत होने की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में शरीर के हिस्से से एक छोटा जीव है वो अलग हो जाता है और नया जीव बनाता है। तो आपको पता होगा कि आपका जो हाइड्रा होता है उसमें आपके मुकुलन यानी कि बडिंग के माध्यम से एक नया जीव होता है वो आपके अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं यानी कि मुकुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया है कि 2 अंडे हैं जिनको एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। 2 अलग अलग अंडे हैं जिनको एक अलग अलग हाइट से गिराया जाता है। एक अंडा है उसको तो हमने पक्के फर्श पर गिराते हैं, ठीक है, फ्लोर पर, और दूसरा जो है उसको हमने गिराया एक तकिए पर, पिलो के ऊपर, ठीक है। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। देखिए पहला, अलग अलग ऊंचाई से गिराने पर वस्तुओं में लगने वाला जो बल होता है वो अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। देखिए भाई आपका जो बल होगा वो अलग अलग होगा। एक तो हम तो वस्तु को पास से गिराएं, एक ऊपर से गिराएं, तो जो पास वाली उस पर बल कम लगेगा, तो जितनी ऊपर से गिराएंगे उस पर बल है वो ज़्यादा लगेगा। तो पहला कथन तो हो गया सत्य। दूसरा,
दोनों अंडे टूट जाएंगे। अब देखिए भाई, तो तकिया पर गिरने वाला जो आपका अंडा है ना गाइस, वो आपके टूटना नहीं चाहिए। तो सेकंड कथन है वो मैं फिलहाल गलत मान लेता हूँ। देख लेते हैं आगे का भी हो सकता है। देखिए अगला है कि पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा। अच्छा, पक्के फर्श पर जो अंडा है अगर हम गिराते हैं तो टूट जाएगा, बिल्कुल से टूटेगा। लेकिन कारण और बता रहेगा क्यों? क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए हमने किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर गिराया, तो जब वस्तु आपके उस फर्श को टच करने वाली होगी ना, उस टाइम पर उसमें जो गतिज ऊर्जा है ना बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से उस पर उस टाइम लगने वाला बल बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से वो आपका टूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला, तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा। जो तकिया है ना जिस अंडे को गिराते हैं वो नहीं टूटेगा, और कारण दे रखा है क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए एक छोटा बल कार्य करता है। लंबे समय का मतलब है कि उस पर जो बल लगेगा ना, शुरू से जब वस्तु ऊपर से गिरेगी तब से उस पर बल जो लगेगा वो एक हल्का बल लगेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर आपका नीचे क्या है, पिलो है, और पिले पर आपको आपका तकिया पर क्या होगा, उसको जो एक तरह से जो सरफेस है वो हार्ड नहीं, तो टूटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके गलत है। पहला कथन दे रखा है कि एक ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाता है, उसके एग्जांपल है H2SO4, HNO3, HCl। बिल्कुल सही है भाई, आपके ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल ये हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा, एक ऐसा अम्ल जो आंशिक रूप से जल में वियोजित होता है, उसका एग्जाम्पल ये है, ये भी सही है भाई। ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये दे रखे हैं। दोनों कथन आपके सत्य हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमारे शरीर में कौन होता है, वो ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन से आपकी जो ऊर्जा उत्पादित करने के लिए हमारी जो ग्लूकोज है वो जुड़ती है। ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से जुड़ के हमें एटीपी के रूप में जो एनर्जी है वो यहाँ पर प्रदान करती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में स्टोर रहती है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बनने वाले बंध कैसे होते हैं। यानी कि बड़े परमाणु है, आकार बहुत बड़े हैं, इनके बीच अगर कोई बंध बनेगा ना वो कैसा बनेगा, ध्यान रखना हमेशा जो बड़े वाले बंध है ना उनके बीच जो आपका बंध बनता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। ठीक है, उनकी जो आपकी बंध की प्रकृति होती है उतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो क्या आते हैं बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, यह किस आवर्त से और किस समूह से बिलोंग करता है, किससे संबंधित है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही वर्ग ज्ञात करना और आवर्त ज्ञात करना, मतलब आपका ग्रुप ज्ञात करना और पीरियड ज्ञात करना पहले ही सिखा दिया था। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आपको पीरियड निकालने हैं, आवर्त निकालने हैं, तो गिन लीजिए 1, 2, 3। भाई कितनी जगह इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो 3 जगह, 2, 8, 6 यानी कि 3 तो क्या हो जाएंगे पीरियड, यानी कि 3 तो हो जाएंगे आवर्त। ठीक है, और भाई अगर आपको ग्रुप ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है, कौन से वर्ग का है, तो यहाँ पर देखिए 2, 8, 6 अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी जो पहली कक्षा है अगर उसकी एक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वर्ग संख्या हो जाएगी 1। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसका ग्रुप हो जाएगा 2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है उसके जो ग्रुप हो जाएगा 13। 4 इलेक्ट्रॉन है वो 14वें ग्रुप का हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है 15वें ग्रुप का है। 6 इलेक्ट्रॉन है 16वें ग्रुप का है। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 17वें का, और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 18वें ग्रुप का है। तो देख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप 16 का सदस्य है। तो क्या बोलेंगे भाई, ग्रुप तो हो गया 16। ठीक है, और आपका जो पीरियड है, ठीक है, पीरियड वो हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 तो आवर्त हो जाएगा और 6 पर क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं उनमें कण के संचरण की दिशा होती है, वो कंपन कहाँ करते हैं। यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है ना, आपने देखा होगा एक तनी हुई रस्सी होती है उनमें अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तो उसके कण होते हैं ना ऐसे समांतर यूं गति करते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे समांतर यानी कि पैरेलल वो गति करते हैं। ठीक है, पैरेलल गति करते हैं आपके अनुदैर्ध्य तरंगों में, जबकि अनुप्रस्थों में क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड ऐसे लंबवत गति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैखिक संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, यानी रैखिक संवेग का सूत्र क्या होगा। तो रैखिक संवेग आप जानते हैं P बराबर होता है mv। तो देखिए m यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान, और इनटू आपका v का मतलब वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इनटू वेग यानी मास इनटू वेलोसिटी है। इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 746 वाट को क्या कहते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था जब शक्ति आपको पढ़ाई थी तो मात्रक भी मैंने आपको बताया था कि भाई 746 वाट होता है, उसको एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर इसको कहा जाता है। ठीक है, 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है, जबकि 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। ठीक है, एक पास्कल ये तो दाब का मात्रक और 1 जूल होता है ना, वो आपके ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अगर इस जूल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होगा 1 किलोवाट हावर जो होता है उसमें 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये थोड़ा सा रिलेशन इनके बीच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है वो न्यूटन की गति का पहले नियम पर आधारित है। तो देखिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ तीनों नियम। तो पहला नियम जो आपका कहलाता है वो कहलाता है जड़त्व का नियम, रूल्स लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है कि जब कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, यानी कि वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और अगर वो गतिशील है, मूवमेंट में है पहले से, तो मूवमेंट में ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करे। ठीक है, ये आपका पहला नियम कहलाता है। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर आपका 3 है ना, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई जब हम बस में अचानक से ब्रेक लगते हैं, मान लीजिए बस है वो पहले से गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं ना तो हमारा जो शरीर रहता है उसका पैर तो क्या होते हैं, बस के संपर्क में होते हैं, लेकिन हमारे शरीर का ऊपर वाला हिस्सा बस के संपर्क में नहीं होता। इसलिए जब भी ब्रेक अचानक से लगते हैं हम पीछे की ओर क्या होते हैं, झटका महसूस करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि आपको जो सूत्र दे रखा है F बराबर GM अपॉन G। ठीक है, G अपॉन डी स्क्वायर है। इसमें G होता है कैपिटल G, ये क्या होता है, देखिए ये आपका होता है, इसको बोलते हैं आपका गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर इसका मान था, वो आपके हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें किस आवर्त में किस पीरियड में सबसे अधिक अधातु है, यानी कि नॉन मेटल्स किस में है। तो आपने देखा होगा कि आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें आपके जो धातु अधातु है उनको एक लाइन अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपकी वर्ग संख्या 2 होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ तो आपको बेहतर चीज़ें समझ आ। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए इधर जो लेफ्ट साइड होती है सारी की सारी होती हैं धातु यानी कि मेटल्स, और इधर जो होती है सारी की सारी अधातु यानी कि नॉन मेटल्स होती हैं। और यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही है ग्रीन लाइन। ठीक है, ये क्या करती है, ये आपके धातु और अधातु को अलग करती है। ठीक है, ये जो लाइन है ना ये धातु और अधातु को अलग करती है। तो आप देखिए किस वर्ग में आप ये सबसे अधिक अधातु हैं, तो आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5, देखिए इसमें 5 है। ठीक है, इसमें 4 पड़ गई, 3 पड़ गई, 2 पड़ गई, लेकिन तो क्या आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका जो आवर्त संख्या 2, ये आपका पहला आवर्त है, पहला पीरियड, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 पीरियड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आ जाएगा कि भाई 2 आपका जो सेकंड है, यानी कि आपका सेकंड आपका जो पीरियड है यानी कि सेकंड आवर्त है, दूसरा आवर्त है, उसमें सबसे अधिक क्या होंगे, आपके नॉन मेटल्स होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के एक या अधिक कण आपस में दोहरे तथा तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखो अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि जब आपके एक या एक से अधिक कण होते हैं, एक से अधिक आपके तत्वों के परमाणु होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं अभिक्रिया के बाद, उस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एस्टरीकरण का मतलब है कि एस्टर का निर्माण करने वाली अभिक्रिया। कार्यात्मक समूह तो अलग होते हैं, जैसे आपका OH होता है, इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग आपके बहुत सारे कार्यात्मक समूह होते हैं। जल अपघटन अभिक्रिया आप जानते हैं, जल का अपघटन करवाना, वो आपका जल अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है योगात्मक अभिक्रिया, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन होता है जो अंगों को मदद करता है अंदर से भरने के लिए, उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और ऊतकों को मरम्मत भी करता है। ठीक है, यानी कि हमारे अंगों में टूट फाट हो जाती है तो वो उनको भरने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए शिरा जो होती है, वेन्स होती है, या तो आपके ब्लड के लिए होती हैं, ब्लड में आपका शुद्ध रक्त बहता है। फैट तो आप वसा अलग पार्ट होता है। स्नायु बंधन 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है। मसल्स आपके जो स्नायु बंधन होता है, लिगामेंट, ये आपके हड्डियों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ऑरिलर होता है ना, ये आपके आंतरिक अंग होते हैं, उनमें टूट फाट हो जाती है कुछ भी ना, तो उनको भरने में मदद करता है और अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है ऑरिलर, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से तरंग की प्रकृति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी कि आपकी तरंग जो होती है, वेव होती है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी मदद से किसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो देखिए ऊंचाई से आपका तरंग का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है भी, आपकी जो तरंग होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, इनकी उसकी लेंथ कितनी होती है, उसको बोलते हैं वेव लेंथ। तरंग गति क्या होती है भाई, तरंग आपके किस वेग से चल रही है उसको तरंग गति कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आवृत्ति क्या होती है भाई, तरंग है वो कितने रिपीट हो रही है प्रति सेकंड, उसको बोलते हैं आवृत्ति। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अभी तक प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते नहीं है, वीडियो देखकर चले जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ गाइज मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है, तो आप हमारी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों मैंने आपको दे दिए, 41 से 80 डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, 1 से 40 शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और 1 से 80 शिफ्ट का अगर आप करना चाहते हैं, तीनों आप। इसके अलावा बहुत सारी आपको एनसीईआरटी की बुक है वो फ्री, वहाँ पर आपको पूरी एनसीईआरटी की बुक फ्री है। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल फ्री भी हैं, कुछ पेड्स में, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।